गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज के क्लासों में हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू की बात करेंगे। आप सबका एक बार फिर स्वागत है स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और जैसा कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सीरीज़ मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, बट थोड़े लंबे समय में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप सबों के लिए, तो इसे आप सब देखेंगे। ये कंटिन्यूटी अब बनी रहेगी, लगातार आपके पास वीडियो मैं पहुंचाता रहूँगा, एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट, और ऐसे करके रोटेट होता रहेगा। और सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यूज, और उसके साथ ही इसका टॉप एक्सप्लेनेशन है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके साथ हम लोग पूरे चैप्टर पर बात करते हैं, पूरे डिटेल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उसके आंसर आएंगे, साथ ही उससे आगे पीछे जो प्रश्न बन सकते हैं उसका जो बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो बताने का प्रयास करेंगे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड निश्चित तौर पे प्रश्न होते हैं। कोई भी परीक्षा आप देते हो, चाहे जेपीएससी दें, यूपीएससी दें, या अदर स्टेट लेवल कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको राष्ट्रपति से प्रश्न अवश्य रहेगा, है ना। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो आंसर सब लोग आप लोग जानते हैं, ये 5 वर्ष होता है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 साल, 5 साल के लिए राष्ट्रपति आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं एक से अधिक बार भी आ सकते हैं, है ना। एक से अधिक बार भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब हमारे संविधान में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा इसका कोई लिमिट नहीं तय किया गया है। 2 बार, 3 बार, 1 बार, इस तरह की बातें नहीं बताई गई हैं। तो कोई भी अनलिमिटेड टर्म्स वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूर जानिए, लेकिन एक मर्यादा भारत में विकसित हो गई है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने वो एक ही बार बने, है ना। तो अभी तक हमारे देश में एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जो 2 कार्यकाल के लिए काम किए। बाकी जितने भी राष्ट्रपति बनते हैं वो सिर्फ एक ही कार्यकाल के लिए बनते हैं, है ना। बट आपको यदि परीक्षा में आए तो इनकी ऊपरी टर्म्स लिमिटेड नहीं है कि 2 बार ही बन सकते हैं या 1 बार बन सकते हैं, है ना। ये कोई निश्चित निर्धारित नहीं किया गया है। ओके, दूसरा आप लोग यहाँ देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो सब जानते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तुरंत मैंने बताया कि 2 सेशन के लिए आए, मतलब 10 वर्षों के लिए आए, है ना। लेकिन यहाँ एक सवाल आपसे आएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में कितने वर्षों तक काम किया, राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, तो अभी तो क्लियर हो गया, 10 साल, 2 कार्यकाल के लिए आए। एक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 2 कार्यकाल हुए तो 10 साल। लेकिन आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी दिन राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत कर दिए गए थे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। अब इलेक्शन जो आपका हुआ 1952 में हुआ, जो पहला आम चुनाव हुआ 1952 में हुआ। तो यहाँ पर एक कार्यकाल के लिए आए, फिर दूसरे कार्यकाल के लिए आए, तो ये 52 से 62 तक पहुँच गए, मतलब 10 साल। लेकिन ये 2 साल भी तो ऐड करेंगे, 50 से 52, है ना। तो ये जो 50 से 52 2 साल है वो भी ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। तो मतलब कुल मिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्षों तक काम किया, है ना। 12 वर्ष तक, 10 साल 2 इलेक्शन के माध्यम से आए, और 2 साल पहले मनोनीत के रूप में काम किया था। तो टोटल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितना साल काम किए? 12 साल राष्ट्रपति के रूप में काम किए। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, है ना। आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोग जाने इस दिन क्या क्या हुआ था। पहला काम तो आपने देख लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
राष्ट्रपति के लिए पद के लिए मनोनीत किया गया। दूसरा बात था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है ना को संवैधानिक मान्यता दिया गया। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संवैधानिक मान्यता दिया गया। राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया उनको। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, राज्यपाल करते हैं, निर्वाचक मंडल करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल बोर्ड, ठीक है, निर्वाचक मंडल। पहला बात तो राष्ट्रपति का जनता नहीं करेगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं, ठीक है, और उनका एक निर्वाचक मंडल के रूप में गठन किया जाता है। अब लेकिन इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन मेंबर होते हैं? तो पहला जो है वो संसद के जो सदस्य हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। संसद कहने का मतलब यहाँ दोनों हो गए, लोकसभा हो गए, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है, दूसरा राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मैं यहाँ ध्यान रखिए, इलेक्टेड मेंबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्टेड मेंबर ही वोट डालेंगे, है ना। तो लोकसभा में वर्तमान जो स्थिति है, लोकसभा में सबके सब इलेक्टेड होते हैं। पहले क्या था कि 2 एंग्लो इंडियन यहाँ पर आते थे, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत रहते थे, है ना। तो वो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान ना खत्म कर दिया गया है। कैवें संशोधन के द्वारा? 104वां संशोधन के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया है ना, 104वां संशोधन के अनुसार। ये 104वां संशोधन 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 104वां संशोधन हुआ था। तो उसके द्वारा एंग्लो इंडियन हटा दिया गया। तो लोकसभा में तो सबके सब इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। आप सब जानते होंगे कि 12 सदस्य यहाँ मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, ये 12 सदस्य जो है वो वोट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनके निर्वाचक मंडल में और कौन आएंगे? निर्वाचक मंडल में और जो आएंगे वो आपको राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर आएंगे, है ना। विधानमंडल के सदस्य आएंगे जो निर्वाचित है, इलेक्टेड है, बराबर ध्यान रखिएगा। राज्य विधानमंडल में भी एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जो 104वां संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको भी खत्म कर दिया गया, है ना। 104वां संशोधन के द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये आ जाएंगे। इसके अलावा जिन राज्यों, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना, जिन केंद्र शासित जो प्रदेश है, जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल है, विधानसभा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक मिसिंग है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं विधानसभा बोल रहा हूँ, विधानसभा, विधानमंडल नहीं, है ना, यहाँ पर विधानसभा। तो केंद्र शासित प्रदेश में, जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य भी वोट देंगे इसको निर्वाचक मंडल में। ये भी सदस्य जैसे कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में है, पुडुचेरी है ना, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो जहाँ जहाँ विधानसभा है, जहाँ जहाँ विधानसभा है, वहाँ के भी जो निर्वाचित मेंबर है वो राष्ट्रपति को वोट देंगे। तो मतलब राष्ट्रपति के वोटर अब आपको क्लियर हो गया होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित, विधान परिषद के मेंबर नहीं भाग लेते, ध्यान रखिएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालेंगे। ओके, वोट इनडायरेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि डाल रहे हैं, राष्ट्रपति को वोटिंग कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। ये इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में है ना, आर्टिकल 61 में महाभियोग। कहने का मतलब राष्ट्रपति को पद से यदि हटाना है तो उनके लिए एक रेजोल्यूशन लाना होगा, एक कानून पारित करना होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, महाभियोग कहेंगे। वो कितना आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। ठीक है, महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है वो कहीं भी लाया जा सकता है। ठीक है, कहीं भी, कहाँ, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, कहीं भी। ठीक है, ये कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। अब इसको लाने के पूर्व न राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जानकारी देनी होती है कि आपके विरुद्ध जो है वो महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, और इसको पास जो होना चाहिए वो पास होना चाहिए कितना, 2/3 मेजोरिटी से। प्रत्येक सदन से इसको कितना, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यदि ये पास हो गया तो वो राष्ट्रपति को पद से उसी दिन से हट जाना होगा, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, 2/3 बहुमत। लेकिन हमारे देश की बात है तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। ठीक है, नहीं लगाया गया, ये सम्मान की बात है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है ना, वेतन कौन निर्धारित करता है, तो देखो ये संसद करता है। संसद, जितने भी, सबका तो संसद ही करेगा, जो भी संसद सदस्य हैं, राष्ट्रपति हैं, है ना, वो संसद के द्वारा ही इनका वेतन भत्ता तय होता है। टाइम टू टाइम इनके वेतन भत्ते को बढ़ाया जाता है। मान लो अभी जितना पेमेंट मिल रहा है उतना ही पीछे पहले तो था नहीं, तो ये बढ़ता रहता है। बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट ही उसके लिए कानून बनाती है और फिर उनके जो रेन्यूमरेशन है उसको बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है ना, तो ये तो सब जानते हैं, उपराष्ट्रपति काम करता है। उपराष्ट्रपति का यही काम है ना। उपराष्ट्रपति के 2 ही काम हैं, या तो राष्ट्रपति अस्थायी अनुपस्थिति, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेम्पोररी एब्सेंट हो, ऐसा नहीं कि पद पर हो ही नहीं। पद पर यदि नहीं रहेंगे तो तुरंत चुनाव कराना होगा, है ना, तुरंत चुनाव कराना पड़ेगा। तो पद पर न होना और एक टेम्पोररी एब्सेंट होना, दोनों में अंतर होता है। तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे, और यदि उपराष्ट्रपति न रहे तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, है ना। आगे प्रश्न भी मिलेंगे आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। 7, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ना, ओथ किसके सामने लेते हैं राष्ट्रपति, तो यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे और अपना जो रेजिग्नेशन होगा वो किसको देंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देते हैं, त्यागपत्र। शपथ तो आपने देख लिया, ओथ जो किसके सामने ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। लेकिन अपना जो रेजिग्नेशन देंगे वो उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, ओके। और जब शपथ लेते हैं उसके बाद उनकी कार्यावधि 5 साल की होती है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। उनका क्वालिफिकेशन जो आप देखते हैं, योग्यता देखते हैं, उसमें 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, है ना। 35 वर्ष की आयु, टू बी कंप्लीटेड 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। मतलब ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, 35 साल, है ना। किसी भी नेता का या पॉलिटिक्स में अपर एज लिमिट नहीं है, ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, तो मिनिमम है, न्यूनतम आयु 35 साल। 35 साल का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, है ना। फटाफट क्वेश्चन सीरीज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड जो जानकारी होगी वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कौन सी सभा का सदस्य होना आवश्यक है, बिल्कुल नहीं, किसी भी सदन का सदस्य होना इसके लिए मैंडेट कोई आवश्यक नहीं है ना, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है
है ना, रहेगा भी तो त्यागपत्र देना पड़ेगा ना, एक व्यक्ति एक ही जगह काम करेगा ना। ठीक है, पहले जो मैं एक्सप्लेन किया था वो यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 61, है ना, अभी तुरंत मैंने बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करने के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? अभी तुरंत जिस डिटेल आपको मैंने समझाया था, निर्वाचित सांसद देखो, राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर होते हैं सो होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा जहाँ है वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किस प्रकार दिए जाते हैं? वोटिंग, है ना, इलेक्शन। देखो तब वोटिंग क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना, यहाँ पर एक ये वर्ड ध्यान रखेंगे, और दूसरा जो मेथड होता है ये वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति उसको कहते हैं, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, है ना, तो याद रखिएगा। अब जैसे हम लोग जानते हैं ना, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या क्यों कहला रहा है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं होते। जैसे सांसद का चुनाव होता है तो हम लोग ये जानते हैं कि वो अमुक क्षेत्र से चुन के आए। जैसे सपोज करिए कि प्रधानमंत्री का ही कहें तो प्रधानमंत्री किस क्षेत्र के प्रतिनिधि हमको पता है ना, कि वो बनारस के प्रतिनिधि हैं, बनारस क्षेत्र से जीत के आए। तो ये एग्जाम्पल होता है कि आप जब प्रादेशिक चुनाव प्रणाली होती है, जैसे सांसदों का होता है, तो वो प्रादेशिक चुनाव प्रणाली होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि क्षेत्र हमें पता होता है कि कोई भी व्यक्ति किस क्षेत्र से जीत कर आए हैं, ये हमें क्लियरली पता होता है। लेकिन राष्ट्रपति की बात हम करते हैं, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की बात करते हैं, तो वो किसी क्षेत्र विशेष के नहीं होते, है ना, वो जनसंख्या के अनुपात के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव को हम लोग क्या कहते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव कहते हैं। ठीक है, चूंकि जनसंख्या के एक जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, एक जनसंख्या के अनुपात के प्रतिनिधि होते हैं। साथ ही इनकी जो वोटिंग मेथड्स होती है उसको हम लोग एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम हम लोग इसको कहते हैं, है ना। होता कैसे है कि जैसे मान लीजिए कॉमन मैन, हम आप यदि वोट डालने जाते हैं, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो निश्चित रूप से जो भी पसंद होता है ना, कोई भी 10 व्यक्ति खड़े हैं, उसमें से यदि एक का पसंद है आपको तो एक पे बटन क्लिक कर देते हैं और आपका वोट हो जाता है। बट राष्ट्रपति का जब कोई वोट डालने जाएगा ना, राष्ट्रपति का वोट डालने जाएगा, मान लो 3 व्यक्ति खड़े हैं तो तीनों को वोट डालना पड़ेगा, A, B, C तीनों को वोट डालना पड़ेगा, है ना। कैसे वोट डालेंगे? तो अपनी पसंद को अपनी प्रायोरिटी सेक्शन में इनको सजा देना है, सीधा बात जानिए, है ना। आप जिसको पसंद ज़्यादा करते हैं उसको पहला रैंक में रखिए, थोड़ा कम पसंद करते हैं दूसरा में रखिए, तीसरा में जिसको कम पसंद करते हैं उसको रखिए, रैंक दे देना है इनको, है ना। जैसे सपोज करो कि हम वोट डालने गए तो मैंने कहा कि हमारी पसंद से यदि कोई राष्ट्रपति बने तो C बने, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, यदि C नहीं बन पाया तो हमारी दूसरी प्रायोरिटी A है, और यदि ये दोनों नहीं बन पाए तो हमारी तीसरी प्रायोरिटी B है। तो तीनों को रैंक वाइज सजाने की जो पद्धति है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं, है ना। अब आप समझ गए होंगे आई होप कि राष्ट्रपति का चुनाव का वोटिंग प्रोसेस क्या है ना। तो पहला चीज़ ध्यान रखेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार इनका इलेक्शन होता है, और वोट जो पड़ता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं अगले प्रश्न को कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गए। राष्ट्रपति भारत के किस अंग का प्रमुख होता है?
है ना, किस अंग का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। तो देखो यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायत, है ना। तो एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और वैसे कहें तो लीगल हेड भी होता है, विधायी प्रधान होता है, कानूनी प्रधान होता है ना। ठीक है, या हमें लगता है कि ये ऑप्शन मैं आपको गलत पास कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, तो इसको हटा दीजिए आप लोग, है ना, इसको हटा दीजिए। और जो आंसर, राइट आंसर आप लोग कर लीजिए, वो विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव हेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विधायी प्रधान होता है, विधायी प्रधान। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यपालिका के प्रधान प्रधानमंत्री, एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीगल हेड जो होते हैं, विधायी हेड जो होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे आप सब, है ना, ये आंसर को मानेंगे। राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति देखो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल में दिया हुआ है। आप संविधान पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा आर्टिकल 74 क्लाउज 1। ठीक है, क्लाउज 1, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे, है ना। तो वही प्रश्न है यहाँ पर, किसके परामर्श पर कार्य करते हैं। तो आर्टिकल 74 क्लाउज 1 को देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रधानमंत्री होंगे, है ना। तो यहाँ मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, बाध्यता नहीं है ना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ना तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है। ठीक है, दोनों के लिए वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, प्रधानमंत्री से ले सकते हैं, मंत्रिपरिषद से, इनके अनुसार से चलना पड़ेगा, इनको राष्ट्रपति को चलना पड़ेगा। ये आर्टिकल 74 क्लाउज 1 कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाला जो है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। देखो मैं कुछ एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करते चलता हूँ, इसलिए ताकि कुछ एक बातें आपको याद हो जाए, है ना। तो यहाँ पर परामर्शदात्री परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से भी। ठीक है, और आई होप ये जो आर्टिकल है आपको 143 में है। ठीक है, 143 में सलाह ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ना तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बात है और ना ही राष्ट्रपति मानने के लिए बात है ना। तो आप लोग सब देख रहे हैं, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरी चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राष्ट्रपति चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, राष्ट्रपति को फिर न पढ़ना पड़े आप सबों को, इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा प्रदान कर सकता है। तो पावर ऑफ पार्डन, ये पावर ऑफ पार्डन है, क्षमादान शक्तियाँ हैं, वो आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 72 में है ना, आर्टिकल 72 में है क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति में ध्यान रखना कि राष्ट्रपति क्या क्या, एक ही वर्ड नहीं होता है, यहाँ पर ढेर सारे वर्ड होते हैं, जैसे क्षमा, क्षमा देखो, क्षमा हो गया, परिहार हो गया, है ना, परिहार हो गया, लघुकरण हो गया, लघुकरण, लघुकरण हो गया, विराम हो गया, 5 वर्ड यूज करते हैं, विराम हो गया, और प्रविलंबन हो गया, ये प्रविलंबन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतने सारे वो टर्म्स यूज करते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, इसके साथ ही राज्यपाल से थोड़ा सा डिफरेंट है इनका, क्या मृत्यु दंड को सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकता है, उसको भी समझिए। जो डेथ पेनल्टी है
वो सिर्फ माफ करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जो मिलिट्री कोर्ट जो पेनल्टी दे रहा है, सेना न्यायालय के द्वारा जो सजा दी जा रही है, उसको भी माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं है। बाकी ये जो मैंने टर्म यूज किया है 5, वो राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और राज्यपाल को भी प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल को भी प्राप्त है। तो डिटेल मैंने एक प्लान भी किया है कि अब सीधा सीधी ना चैप्टर सीधा बोर्ड में आपको पढ़ाएं, है ना, एकदम क्लास रिकॉर्डिंग आप तक जाए बोर्ड के माध्यम से, आप पूरी चैप्टर पूरे कोर्स को पढ़ें, वो भी फ्री यूट्यूब पे। तो ये ध्यान रखेंगे आप सब, है ना। मैं अगला सेशन वही शुरू करने वाला हूँ, हिस्ट्री का, एकदम फ्री आप कंटेंट यहाँ जो आप देख पा रहे हैं वो बोर्ड पे लाइव क्लास के माफिक, बट रिकॉर्डिंग ही मिलेगा। अभी फ़िलहाल लाइव नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो आप उसको सीधा सीधी पढ़ सकते हैं, है ना। सीधा सीधी कोर्स ही मैं शुरू करूँगा, यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए। अब इसमें अलग अलग है, जैसे क्षमा का मतलब हो गया एकदम माफ़ी मिल गया, है ना, घर जाइए। ठीक है, जो आप पर आरोप लगे थे वो भी खत्म, आरोप के कारण जो सजाएं मिली थी वो भी खत्म, क्षमा हो गया फाइनली। ठीक है, उसी तरह से परिहार देखो, परिहार में क्या होता है, सजा की मात्रा को घटाया जाता है। लघुकरण में सजा की प्रकृति चेंज कर दी जाती है, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाता है। परिहार में हो गया 10 साल को घटा के 5 साल कर सकते हैं। विराम में क्या होता है, विशेष परिस्थिति में सजा की प्रकृति को बदला जा सकता है। प्रविलंबन में क्या होता है, स्टे कर दिया जाता है ना, जो सजा आपको मिली है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, थोड़े दिन बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, वही प्रविलंबन होता है। ठीक है, क्लियर है सबका। तो पावर ऑफ पार्डन ये ध्यान रखिएगा, क्षमादान संबंधी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया राष्ट्रपति कितने समय में चुना जाना चाहिए, है ना। तो विदिन 6th मंथ, ये सब लोग जानते हैं, विदिन 6th मंथ नए राष्ट्रपति चुन लेने। ऐसे होता क्या है, ऐसे संविधान में जो बातें कही गई हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। इनकेस यदि नहीं होता है तो मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर तो चुनाव हो ही जाना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अभी तुरंत बात हुई थी कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, है ना, राज्यसभा में तो 12 होते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों के काफ़ी अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, अपने क्षेत्र के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं। किस किस में, तो पहले तो ये आर्टिकल देख लो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 क्लाउज 3 में है ना, 80 क्लाउज 3 में है। किस किस क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे, साहित्य, ध्यान रखिएगा, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। ये 4 क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। अब ये सब कहने का ये अर्थ मत समझ लेना आप सब कि राष्ट्रपति को बहुत पावर है ना, राष्ट्रपति को पावर नहीं है। ये सब के सब लिस्ट बन के जाते हैं उनके पास और राष्ट्रपति अपनी सिर्फ मुहर लगाते हैं। ठीक है, मेन हीरो हमारे देश में कोई हैं तो वो प्रधानमंत्री ही हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, मैं आपको बताया था, वहाँ पर महाभियोग जो होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में। और उनका जो 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए उनको हटाने के लिए, है ना, 2/3, तब वो पद से हटेंगे, ऐसे नहीं हटेंगे। पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ इस बात पर, क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देखिए क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति को संसद के किस सत्र की जानकारी देनी होती है। ठीक है, तो ये पहला सत्र जो होता है वो उनकी जानकारी देनी होती है, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के लिए कहा गया कि भाई सेशन 2 होने चाहिए, है ना,
तो 2 होने चाहिए, तो सेशन 6 महीना के अंतराल पर होना चाहिए, साल में 2 बार होना चाहिए, तो साल में 2 बार। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अभी सेशन ज़्यादा होते हैं, है ना। शीतकालीन सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र होते हैं, बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला सत्र जो वर्ष का होता है वो उसकी जानकारी देनी होती है। राष्ट्रपति को कौन सा बिल बिना संसद की अनुमति के वापस भेजने का अधिकार है ना। राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति, अब इस लाइन को समझिए आप सब, ठीक है, बढ़िया से समझिए। राष्ट्रपति देखो सामान्य कानून बनने का, जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद कह रहे हैं, तो संसद जो हमारा है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक हो गया राष्ट्रपति, फिर हो गया राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा हो गया, और तीसरा हो गया आपको लोकसभा। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना। यदि आप संविधान पढ़ते तो आर्टिकल ऐसे ही पढ़ते, जैसे देखो पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या है, पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79, ठीक है। राष्ट्रपति आपके शुरू हो रहे हैं आर्टिकल 52 से शुरू हो रहे हैं। राज्यसभा का आर्टिकल आपको 80 है ना, और लोकसभा का आर्टिकल 81 है, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ते चलेंगे तो आपको आई होप पूरा आर्टिकल, मतलब काम भर आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे परीक्षा पास करने के लिए। उसके लिए अलग से आर्टिकल की लिस्ट नहीं बनानी, ओके। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी जो नॉर्मल कानून बनने का जो तरीका होता है, वो बिल लोकसभा में आते हैं या राज्यसभा में आते हैं, दोनों सदन से पास होते हैं, राष्ट्रपति साइन करते हैं तो कानून बनते हैं, है ना। लेकिन राष्ट्रपति जब बिल के पास जब बिल पहुँचता है ना, तो राष्ट्रपति को वीटो पावर है ना। राष्ट्रपति को क्या है, वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब अनुमति देने की अंतिम शक्ति। वीटो पावर का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल वो भी ध्यान रखिए 111। वीटो पावर कितना पर है, 111, 111 में वीटो पावर है, ओके। तो राष्ट्रपति, अब बिल तो अलग अलग होते हैं ना, मनी बिल होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं, गैर सरकारी विधेयक होते हैं, है ना। तो वीटो पावर वो यूज करते हैं, लेकिन सारे विधेयक में नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे सोचो ये मनी बिल है, अब मनी बिल हम लोग करें तो मनी बिल किस आर्टिकल में, आर्टिकल देखिए 110, ये मनी बिल है। अब मनी बिल में क्या होता है कि राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देते हैं तो सदन में आता है, ठीक है। अब सदन बारी बारी से पास करके राष्ट्रपति के पास मनी बिल भेजता है, तो राष्ट्रपति इस पर ना एक ही काम कर सकते हैं, या तो साइन कर सकते हैं या साइन करने से मना कर सकते हैं। मतलब इस पर मनी बिल पर इनको कंप्लीट वीटो प्राप्त है। वीटो 3 प्रकार का होता है, एक पूर्ण वीटो, ठीक है, पहला वीटो। दूसरा वीटो होता है पूर्ण वीटो के बाद दूसरा होता है निलंबित वीटो, सस्पेंडिव वीटो जिसको कहते हैं निलंबित, और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। ये ध्यान रखिए, ये वीटो पावर है। वीटो पावर का आर्टिकल ध्यान में रखना, वीटो पावर का आर्टिकल कितना है, 111 में वीटो पावर है राष्ट्रपति का, और धन विधेयक 110 में आपको मैंने समझाया, ठीक है। अध्यादेश भी आगे मिलेगा, है ना, उसका भी आर्टिकल बताएंगे। ऐसे अध्यादेश आप जान सकते हो कि अध्यादेश जो है सो आर्टिकल कितना में, 1, 2, 3 में है। संविधान संशोधन अमेंडमेंट कितना में है, तो आर्टिकल 368 में है ना। ऐसे करके पढ़िए, ठीक है, ऐसे करके आर्टिकल को पढ़िए, जहाँ बात आए वहीं पर आर्टिकल मेंशन करिए और बार बार उसको देखिए, समझिए, तो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको आर्टिकल याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति, प्रश्न पर आ जाइए, राष्ट्रपति को कौन सा बिल बिना संसद की अनुमति के वापस भेजने का अधिकार है। मतलब वापस कर रहे हैं तो कौन सा वीटो इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्पेंडिव वीटो, है ना। तो वो साधारण विधेयक, है ना, देखो ये साधारण विधेयक को क्या कर सकते हैं, साधारण विधेयक में ये निलंबित वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे, जब इनके पास दोनों सदन पास होके बिल आएगा तो राष्ट्रपति फिर से भेज देंगे वापस कि भैया फिर से विचार करो, इसमें कुछ गड़बड़ी है या इसमें सुधार हो, है ना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना कि पुनर्विचार के लिए जो बिल वापस आ गया, यदि दूसरी बार ये दोनों सदन उसको पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना अनिवार्य है,
वो भी आर्टिकल 3.1 में कहा गया है, मैंडेटरी हो जाता है। अब उनको साइन करना ही पड़ेगा उस बिल पर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपका। राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है ना। तो देखो, नाम मात्र की शक्ति प्राप्त है, ये साइनिंग ऑथोरिटी मैं लगातार समझा रहा हूँ आपको, है ना। रियल हेड आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही, राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के कार्य नहीं कर सकता, है ना। ये तो सही है। संविधान राष्ट्रपति को अपनी विवेकाधीन शक्तियों की अनुमति देता है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो आर्टिकल 74 क्लाउज 1 को ध्यान में रखना। आर्टिकल 74 क्लाउज 1 जो कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार से ही इनको काम करना होगा राष्ट्रपति को, है ना। लेकिन कुछ एक ऐसे काम है जिसमें अपने सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं राष्ट्रपति, है ना, अनुमति देता है। ठीक है, तो ये मिला जुला के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, दोनों सही होंगे, है ना। फिर से देखो, टाइपिंग एरर यहाँ पे आ गया, है ना। तो थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे भाई। यहाँ पर क्या है, दोनों सही है, सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, है ना। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे हुए। मैं प्रीवियस ईयर का डेट नहीं डालता आप सबों के लिए, लेकिन ये जाने की ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उसकी की तैयारी आपको मैं बता रहा हूँ। वरना कठिन कठिन क्वेश्चन लेके आते, टिपिकल क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं ना, तो सिंपल क्वेश्चन ही परीक्षा में आते हैं। आप देखिए, इसको पकड़ने का प्रयास करिए, है ना, इसी को मेमोराइज करने का प्रयास करिए। जैसे सेट वगैरह में देखते होंगे ना आप सब, है ना। तो वैसा तो प्रश्न नहीं दिख रहा है, वैसे प्रश्न नहीं है हमारे पास, है ना। तो जो सिंपल जो परीक्षा आपका जो ट्रेंड पकड़ाएगा वो प्रीवियस ईयर पकड़ाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं हमारे परीक्षा में, है ना। तो उसको पकड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि संविधान में डेप्थ जाके बहुत अनावश्यक क्वेश्चन को हम लोग याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, है ना, यूनिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। यूनिक तो यूनिक नहीं बनना है, परीक्षा पास करना है ना। यहाँ देखिए, अब राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं भाई, करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब किसी भी पार्टी को बहुमत ना आया हो, किसी भी पार्टी को बहुमत ना आया हो तो राष्ट्रपति सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं और किसी भी पार्टी को बुला सकते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं उसको। क्योंकि आप सब जानते होंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 1 महीने का टाइम दिया जाता है मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, है ना। तो विवेकाधीन की अनुमति भी है और मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग भी काम करने का, दोनों सही हो गए यहाँ पे, है ना। मंत्रिपरिषद सलाह बिना कार्य नहीं कर सकता, उसी के अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आ गए। देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया था राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता। अध्यादेश तो अभी तुरंत मैंने बताया आपको, अध्यादेश आर्टिकल कितना में है, सॉरी, ये अध्यादेश जो है ये अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जो लाते हैं अध्यादेश, ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल कितना में है आपका, आर्टिकल 123 में है ना। तो अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकते हैं, कब ला सकते हैं, जब कोई एक सदन अब्सेंट हो, मतलब लोकसभा कार्य करने की स्थिति में न हो, क्योंकि राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, सब लोग जानते हैं। तो तब ये अध्यादेश लाएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है। और अध्यादेश जारी करेंगे तो उसकी जो अवधि है ना, उसकी जो अवधि है वो ध्यान में रखिएगा, उसकी जो अवधि है वो मैक्सिमम 6 माह 6 सप्ताह, है ना। सी ऑप्शन है यहाँ पर, देखो, है ना। इसको थोड़ी सी ध्यान रखेंगे आप सब कि भाई ह्यूमन मिस्टेक होते रहते हैं, है ना, बट हमसे मिस्टेक नहीं होगा, ये बराबर ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। एकदम कंफर्म परफेक्ट हो के आप लोग पढ़िए, इसको बार बार देखिए, याद करिए। 6 महीना 6 सप्ताह अध्यादेश जारी करने का, जो अध्यादेश जारी होता है उसकी टाइम क्या होती है, 6 महीना 6 सप्ताह होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव से न्यूनतम कितने प्रस्ताव का 50-50, ध्यान रखिए। राष्ट्रपति का
जो नॉमिनेशन होता है ना, निर्वाचन आयोग के पास जो नॉमिनेशन करते हैं उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और 15,000 रुपया, 15,000 रुपया जमानत राशि, जमानत सिक्योरिटी मनी, ठीक है, जमानत राशि जमा करना होता है। ये कहाँ जमा करेंगे राष्ट्रपति? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेंगे 15,000 रुपया, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया, देखो बढ़िया क्वेश्चन। ये सिक्योरिटी मनी जमा किया इन्होंने, तो सिक्योरिटी मनी आप सब जानते हैं कि रिफंडेबल होता है, सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, टोटल वोट का यदि 1/6 आप नहीं ला पाए, 1/6 वोट यदि आप नहीं ला पाते हैं, तो आपकी जो ये जमानत राशि है ना वो सीज्ड हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी को हम लोग बिगड़े रूप में कहते हैं कि इतना बुरी तरह से हराया कि उसका जमाना जब्त कर लिए। तो जमाना नहीं जब्त होता, ये जमानत राशि जब्त होती है उसकी, वो रिटर्न नहीं होता है, ठीक है, जबकि इसका नेचर रिटर्निंग का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ कहाँ निहित है ना? संविधान में। ये बिल्कुल सही है, ये संविधान में सारी शक्तियाँ निहित है। ओके, राष्ट्रपति के पास कौन सी वास्तविक संवैधानिक शक्ति है ना? वास्तविक तो नीति निर्धारण, पलटना, कानून बनाना, क्षमादान शक्ति। हालांकि क्षमादान शक्ति में भी आप ध्यान रखेंगे कि क्षमादान शक्ति में भी मंत्रिमंडल की सिफारिश ही होती है, मंत्रिपरिषद की, किसको क्षमा करना है नहीं करना है। बट थोड़ी वास्तविक संवैधानिक शक्ति यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है, पारित है। और दूसरा फिर स्वविवेक की जो शक्ति है वो भी संवैधानिक शक्ति है उनके पास, है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग और आगे देखने का प्रयास करते हैं। यदि राष्ट्रपति और दोनों अनुपस्थित हो, तो मैं बताया था आपको कि मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और ऐसा एक मुख्य न्यायाधीश हुए भी, है ना। जब जाकिर हुसैन मरे थे 1969 में, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है ना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए। कब? 1969 में, जाकिर हुसैन जब मरे थे, है ना, जाकिर हुसैन मरे थे और उपराष्ट्रपति बीवी गिरी भी इलेक्शन में खड़ा होना था, तो तब फिर समस्या है कौन बनेगा, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। अब यहाँ देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने पर संसद किस बहुमत, मैं समझा चुका हूँ, है ना, 2/3 बहुमत, ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रक्रिया आधे राज्यों से समर्थन भी लेना पड़ता है, लेकिन विशेष बहुमत और प्रक्रिया, इसी को मारिए, सही है। विशेष बहुमत और प्रक्रिया मतलब क्या? राज्यों का समर्थन भी लेना पड़ता है, वही प्रक्रिया यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और विशेष बहुमत तो आप समझ ही रहे हैं, विशेष बहुमत तो समझ ही रहे हैं, 2/3 बहुमत की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष बहुमत। तो राष्ट्रपति जो महाभियोग चलता है ना, महाभियोग चलता है, ठीक है, उसके लिए ये जरूरी है, तभी वो पद से हटेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। अब देखिए, राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संविधान के किस भाग में वर्णित है ना। तो भाई देखो, हम लोग जो है ना भाग 5 ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। भाग 5 जो है ना, भाग 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? संघीय कार्यपालिका है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, उसी में न सब आ जाते हैं। संघीय कार्यपालिका हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो भाग 5 ध्यान रखिएगा। ओके, भारत के समय आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो आपातकालीन 3 है हमारे, 352, 356, 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल में हमारा क्या है? आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31 आएगा अब, है ना। 31 देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जाती है ना। तो राष्ट्रीय, ये जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में तो पहला चीज़ ये जानो कि पूरे देश में लग सकता है या देश के किसी भाग में लग सकता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसका जो है जो कंडीशन है, देखो पहला तो है युद्ध, ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार से आपका सी बन रहा है,
ऑप्शन के अनुसार से आपका सी आंसर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक युद्ध भी है, युद्ध है ना, यहाँ पर समझो युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, है ना, बाहरी आक्रमण हो गया और सशस्त्र विद्रोह, है ना, सशस्त्र विद्रोह विथ आर्म्ड रिवोल्ट या आर्म्ड रेबेलियन, ये तो कौन कौन हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया और आर्म्ड रेबेलियन हो गया, सशस्त्र, ये 3 है कंडीशन जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। यहाँ जो सशस्त्र विद्रोह है ना, सशस्त्र विद्रोह है, इसको 44वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 44वां संशोधन कब हुआ, 1978 में, है ना। इसके पहले क्या था, इसके पहले था आंतरिक अशांति, है ना, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द था, इसको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कौन सा, तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगते हैं, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगते हैं, है ना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेंगे, ठीक है। ओके, तो हमें लगता है किसी की, ओके एक सेकेंड, चलिए कुछ एक ऑब्स्टिकल आ गए थे। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, है ना, आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 33 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी रह सकता है यदि संसद की स्वीकृति न मिले तो, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जब वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी अनाउंस हो गया तो 2 महीने के अंदर उसको स्वीकृति होना होता है, संसद उसको 2 महीने में पास करती है, तो 2 महीने तक तो हो ही सकता ना, 2 महीने तक, ये ध्यान रखिएगा। संविधान में कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, तो 3 प्रकार, अभी तुरंत मैंने बात किया, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 352, 356 और 360। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और देखिए आ गया, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर किस अनुच्छेद के अंदर मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है ना। तो आर्टिकल 19, ध्यान रखना, आर्टिकल 19 में जो 6 मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, आर्टिकल 19 में वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, और बाकी जो आर्टिकल हैं वो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा उसको सस्पेंड करते हैं, निलंबित करते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और 21, बाकी जितने हैं वो सब तत्काल सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है संसद की अनुमति सहित, है ना। तो राष्ट्रपति शासन जो है ना, ये 6-6 महीना करके आपको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति शासन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस प्रकार के आपातकाल में राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को स्थानांतरित हो जाती हैं, है ना। तो राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति शासन ही कह रहे, तो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राज्य की जितनी भी शासन की जिम्मेदारी होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है, और राष्ट्रपति के जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, वो एक्चुअल यहाँ के शासक हो जाते हैं या वो शासन करते हैं। अब राज्यपाल किसके माध्यम से शासन करेंगे, तो राज्यों में जो सचिवालय है, सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, उनकी सहायता से वो शासन करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है, तो मैंने बताया कि भाई कोई नहीं, कभी नहीं, है ना। हमारी इकोनॉमी इतनी दमदार है, इतनी भरोसेमंद है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है ना। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद से स्वीकृति कितनी समय में लेनी होती है ना। तो यहाँ भी देखो 2 महीने के अंदर
उसको स्वीकृति लेनी होती है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद राष्ट्रपति को किसकी सहमति से आदेश जारी करना होता है? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद आप ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद की सहमति से, ठीक है, आदेश जारी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए कैबिनेट की कौन सी प्रकार की स्वीकृति आवश्यक है? रिटेन रिकमेंडेशन चाहिए, है ना, लिखित आग्रह करने पर ही या लिखित रूप से जानकारी देने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल अनाउंसमेंट हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। फिर से वो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन चूंकि आता है इसी तरह से, है ना, आए हुए क्वेश्चन है तो ऐसे ही आपको मिलेंगे, तो इसीलिए रिपीट हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। 360 मैंने वर्णन किया, वित्तीय आपातकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आया, बढ़िया स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। ये आर्टिकल 250 है ना। आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कानून संसद बना सकती है, ठीक है। ऐसे एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 249 आपने देखा होगा कि राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य की सूची पर कानून बना सकता है, ये आर्टिकल 249 कहता है। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 250। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे देखिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है ना। तो जो राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, है ना, राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल जब ये रिपोर्ट करेंगे कि राज्य में संवैधानिक संकट है ना, मतलब जो सरकार है वो बहुमत में नहीं है, तब जो है सो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पर देखिए, आपातकाल की अवधि बढ़ाने के लिए संसद की किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल आपातकाल लगाने के लिए भी विशेष बहुमत की जरूरत होती है, विशेष बहुमत से पास करना होता है, और हटाने के लिए, बढ़ाने के लिए भी विशेष बहुमत की जरूरत होती है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ना, कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल, है ना, लोकसभा का कार्यकाल तो 6 महीने के लिए एक बार में, ठीक है। फिर 6 महीना करके बढ़ा सकते हैं आप। या दूसरा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 6 महीना रह सकती है, 6 महीना करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई उसका अपर लिमिट नहीं है। जैसे राष्ट्रपति शासन में आपने 3 वर्ष पढ़ा, इसका कोई ऊपरी सीमा नहीं है ना, अनंत तक इसको बढ़ा सकते 6 महीना करके, ये ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, किस संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? 44वां संशोधन, अभी तुरंत आपको मैंने बताया, 44वां संशोधन 1978 ध्यान रखेंगे, है ना। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को किस प्रकार के विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता नहीं होती, है ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर वो बाध्यता नहीं होती है इनकी, ठीक है, इमरजेंसी के समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है ना। ये भी देखो बढ़िया क्वेश्चन आपका है, आर्टिकल 359 में, है ना, 359 में मैंने क्या बताया, आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, और बाकी को आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति उसको सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे जब तक आपातकाल रहेगा तब तक के लिए, है ना। ओके, तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड ये आपके टॉप 49 क्वेश्चन, है ना, टॉप 49 क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में मैंने आप तक पहुंचाया, वो भी विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगा और अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा पाएंगे। और इसी तरह से नए वीडियो या नए इन्फॉर्मेटिव नए टॉपिक पे जानने के लिए इस चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से
आपको मैं पढ़ा सकूं और बहुत ही टॉप कंटेंट आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले उपराष्ट्रपति के बारे में टॉप क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। उपराष्ट्रपति से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके भी कुछ एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज अब चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, अब डिले नहीं होगा, है ना, ये लगातार चलता रहेगा। तो आज यहीं तक। ओके, आप सबों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।